हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, आज हम लोग चलते हैं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। इसका यूज हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको अलग से एक टॉपिक बना दिया है। अलग से पूछा भी जा सकता है। सपोज करिए ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड। यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक चार्ज लिया, सोर्स चार्ज। लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट ए पर एक प्लस Q चार्ज हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि Q, अब ये Q चार्ज प्लेस हो गया। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एवरी चार्ज सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। हम ये चाहते हैं इस प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं। ठीक है, इस P पॉइंट पर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कितना है। तो इसके लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर हम लोग टेस्ट चार्ज ला के प्लेस करते थे। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट्स प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर एक हम लोग टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट ला के प्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस Q चार्ज के द्वारा इस Q नॉट पर जो फोर्स लगेगा उसको निकालेंगे और उसी फोर्स को Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया एक प्लस Q चार्ज है। लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लस Q हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर। इसका हमने पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, R1 वेक्टर OA। ठीक है, और इस OP का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर मान लेते हैं, R2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर इसको हम मिला दें तो ये प्लस Q चार्ज प्लस Q नॉट चार्ज पर सिमिलर चार्ज है, लाइक चार्जेज है तो रिपेल करेगा, इसको अपने से दूर लेके जाएगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज प्लेस करिए और उसी टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज से जो फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वंस अगेन लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट A हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर एंड वी वांट टू फाइंड आउट the electric field at point P having position vector R2 vector. Okay, to find the electric field at point P we place a positive small test charge plus Q naught at point P। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे Q naught पर। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ कर देते हैं फोर्स exerted on test charge Q naught due to Q plus Q। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेक्टर है फोर्स तो पहले इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से। मैग्नीट्यूड क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो क्या होगा ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जगह Q है, Q2 हमारा Q नॉट है, अपान आर स्क्वायर। आर का मतलब ये AP की डिस्टेंस कितनी है, हम यहाँ 1 से 2 जा रहे हैं तो R12 ले रहे हैं। AP को हम क्या मान ले रहे हैं, R12 वेक्टर। तो R12 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। फिर इसकी डायरेक्शन फोर्स की किधर है, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, मतलब R12 कैप। तो R12 कैप क्या है, यहां लिख देंगे वेयर R12 कैप इज यूनिट वेक्टर along कहां से कहां तक, A to P, along A to P, या कह सकते हैं along Q to Q नॉट, ठीक है। और ये R12 क्या है, R12 आपका है डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, लिख दीजिए। R12 क्या है, इसी को R12 को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ R12 वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग R12 ऐसे लिखते हैं, क्या आपको पता होगा। तो जैसे कि आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे कोई वेक्टर होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ A वेक्टर है तो इसको हम लोग A लिख सकते हैं। तो सेम वही रूल है। तो R12 है मतलब मॉडुलस ऑफ R12 वेक्टर है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A टू P या डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नॉट, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फोर्स की हमको वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने वहाँ पर डिराइव किया था। अगर लास्ट वीडियो आप देख के आएंगे तो यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, वैसे भी हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वहाँ फार्मूला निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किए थे हमने, फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाला था। जहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर टेस्ट चार्ज लाएंगे और उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स हम निकाल चुके हैं, फिर उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो F अपान Q नॉट, कहने का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू F अपान Q नॉट इक्वल टू, अब देखो F को Q नॉट से अगर आप डिवाइड करोगे तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R12 स्क्वायर और R12 कैप, ये आपकी चीज आ जाएगी, ठीक है। यहां से आप एक चीज और समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालने का ये तरीका है, फार्मूला है E इक्वल टू F अपान Q नॉट, टेस्ट चार्ज Q नॉट पर फोर्स निकाल लीजिए, फिर Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए। या एक और तरीका है, Q नॉट को अगर यहाँ हम 1 मान लें तो E क्या हो जाएगा F। चलिए यहीं पर एक चीज़ और आपको समझा दे रहे हैं, इफ़ अगर हम यहाँ Q नॉट को 1 ले लें तो हमारा E वेक्टर क्या हो जाएगा, E वेक्टर हो जाएगा F वेक्टर के बराबर, ठीक है। ये चीज़ देखिए यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। अगर इसी F वेक्टर में हम क्या करें, Q नॉट को 1 कर दें, Q नॉट को 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 Q आ जाएगा, और तो F क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 अपान R12 स्क्वायर, R12 कैप, यही सेम फार्मूला आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज और एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है। कहने का मतलब इस अगर P पॉइंट पर हम अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो उस पर जो फोर्स लगाएगा सोर्स चार्ज वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये तो आपका एडिशनल नॉलेज है, बाकी आपको यहाँ से ये चीज़ें नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आप यहाँ से लिख लेंगे। फोर्स की वैल्यू निकाला फिर निकाल दिया,
इसको नोट कर लीजिए जल्दी, फिर आगे करते हैं। नोट करिए। चलिए नोट हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। अब यहां पर देखिए आपका आ गया ई का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R12 स्क्वायर R12 कैप। अब यहाँ पर थोड़ा वेक्टर लगा देते हैं। हम लोग जानते हैं ए कैप इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपान मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर अपान ए, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर को हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही हम फार्मूला यहाँ लगाएंगे। और एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए R12 वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है। चलिए हम अलग से ट्रायंगल बना के आपको दिखा देते हैं। इसको ओरिजिन O मान लीजिए। इसको वैसे आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर O है तो ये आपका क्या है, R1 वेक्टर। इस पॉइंट पे हमने A लिया है, यहाँ पर A प्लस Q चार्ज प्लेस है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये सपोज करिए P पॉइंट है, इस पर प्लस Q नॉट है, ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, R12। इसकी डायरेक्शन देखिए ट्रायंगल में, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इधर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप पढ़ चुके हैं। अगर किसी ट्रायंगल में उसकी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड से दो वेक्टर डिनोट किए जाएं तो थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर रिजल्टेंट देता है। देखिए तो R1 वेक्टर और इधर से इधर अगर हम ले लें तो R12 वेक्टर ये आपका हो गया R12 वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, R2 वेक्टर होगा, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। देखिए R1 वेक्टर, इधर R12 वेक्टर हमने मान लिया, ए बी को 1 से 2 चल रहे हैं तो R12 वेक्टर, इधर क्या हो गया R2 वेक्टर। तो हमारा ये बना ये R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहाँ से आपका R12 वेक्टर क्या मिला, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये चीज़ हम लोगों ने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में किया था फोर्सेज में। ठीक है, तो R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वैसे भी इसको समझने का क्या तरीका है, अगर R12 आप निकाल रहे हैं तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो 1 से 2 चल रहे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर OP का माइनस OA का, मतलब R12 क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये दो वैल्यूज हम इस इक्वेशन में लगाएंगे। चलिए इसको इक्वेशन हम 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, बाई पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ से लिख लीजिए, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R12 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर R12 कैप है तो A कैप इक्वल टू क्या हुआ, A वेक्टर अपान A। तो A वेक्टर अपान A का मतलब हुआ ये R12 वेक्टर अपान R12। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से फिर से देखिए, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R12 क्यूब और R12 वेक्टर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए, अब वैल्यू रख दीजिए R12 की वैल्यू क्या है, R12 वेक्टर की R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए R12 क्यूब है, इसको चलिए हम एक लाइन और आगे बढ़ा देते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब देखिए R12 एक सिंपल इसका मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है ये, R12 वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। देखिए यहाँ पर अभी हमने लिखा था कहीं पर, कहाँ पे लिखा था, यहाँ पर देखिए मॉडुलस ऑफ A वेक्टर इक्वल टू A। इस मतलब A है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस ऑफ A वेक्टर है ये। अगर ये R12 है तो इसका मतलब ये मॉडुलस ऑफ R12 वेक्टर है। तो कहने का मतलब ये मॉडुलस ऑफ R12 वेक्टर का क्यूब है।
ठीक है, और ये r12 वेक्टर है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक नोट हो गया। चलिए अब एक लाइन और बचा है, यहाँ पे इधर लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान मॉड। अब देखिए r12 की वैल्यू क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, और इसके साथ ऊपर क्या है r12 वेक्टर, का मतलब हुआ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। चलिए यही लिख देते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया। ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान मॉडुलस ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड केवल आपको लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो आप यहीं पे लिख के छोड़ सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r12 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन शो कर रहा है, यही इतना मैग्नीट्यूड है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ओके, तो कहीं पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये लास्ट स्टेप तक हम यहाँ पर आपको पहुँचा दिए। भी यही चीज़ आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, x y z। ठीक है, ओरिजिन है, इसी ओरिजिन पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं P, जिस पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है प्लस क्यू चार्ज की। तो यहाँ पर आपको टेस्ट चार्ज प्लेस करना पड़ेगा। तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। और इस P का जो पोजीशन है वो है x, y, z। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है OP, इसको हम लोग r वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से ध्यान समझिए, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हम तीनों डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, Ex, Ey और Ez। कहने का पॉइंट हमारा स्पेस में है। जैसे कि आपका ये बोर्ड है, तो ये अभी जैसे आप इसको x मानते हैं तो ये y है, तो z कहाँ है, z इधर है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये पॉइंट हमारा स्पेस में है। जैसे आपका कॉर्नर है तो ये x, ये y, तो ऊपर z। तो ये पॉइंट हमारा स्पेस में है, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे आपके। तो कहने का मतलब, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट O एंड वी वांट टू फाइंड आउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Ex वेक्टर, Ey वेक्टर, Ez वेक्टर एट पॉइंट P। ठीक है ना, हम लोग इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसके तीनों कंपोनेंट को निकालना चाहते हैं। अब ये 2D में नहीं है, ये 3D में है। चलिए, तो इसका जो x कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर ये x है, Ex है, ये Ex, और इसका इधर Ey। ठीक है, ये Ey वेक्टर है, इधर आपका है Ey वेक्टर, और इधर Ex वेक्टर इस डायरेक्शन में। इसको थोड़ा सा दूर कर दे रहे हैं। ये आपका पॉइंट आपका है ये P। चलिए पहले लिख देते हैं, ये आपका Ey है, और इधर आपका क्या है, Ex, और Ez क्या है, इधर है, इसके पैरेलल होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा Ez। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। ठीक है,
इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। Once again, let us consider a point charge plus q, and we want to find out electric field at point P in all the three directions, मतलब Ex, Ey and Ez, that is rectangular components of electric field. We want to find out rectangular components of electric field at point P, और उसकी डिस्टेंस क्या है, OP, OP हमारा r वेक्टर है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, OP हमारा क्या है, इसको हम लोग r वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ आप एक चीज़ और बताइए, इस r वेक्टर को अगर हमको 3D में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि r की पोजीशन क्या है, x, y, z। अब इसको आपको 11 से ध्यान देना पड़ेगा, वेक्टर आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। r वेक्टर को हम लोग वहाँ क्या लिखते थे, अगर x, y, z कोऑर्डिनेट होता था तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये हम लोग लिखते थे, याद आ गया होगा। r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तीनों डायरेक्शन में आपको लेना है, ठीक है। अगर आपको इसी का मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस ऑफ r वेक्टर क्या आएगा, जरा बताइए हमें। मॉडुलस कैसे निकालते थे, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके कंपोनेंट का, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, और उसका रूट, कहने का मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता था, ठीक। चलिए अब इसको निकालते हैं। अब अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इक्वल टू E वेक्टर इक्वल टू, तो E का मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कौन सा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, सोर्स चार्ज अपान सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस, मतलब सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस, तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, r, तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर, और फिर इसका डायरेक्शन किससे देंगे, r कैप, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर r कैप, ओके। अब यहाँ पर आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो E वेक्टर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये मॉडुलस ऑफ r वेक्टर, और यही तो r होता है, मॉडुलस ऑफ r वेक्टर को ही हम लोग r बोलते हैं। अभी हम लोगों ने किया था, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर को a बोलते थे। तो r स्क्वायर, तो r स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, ये हाफ ही है, और 3 पावर और आ जाएगी, कहने का मतलब ये r स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। चलिए स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर हाफ है। एक चीज़ यहाँ और कर लीजिए तो और आसान हो जाएगा, चलिए यहीं पर हम कर देते हैं आगे, इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, देखिए r यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं r वेक्टर अपान r, या कहिए r वेक्टर अपान मॉडुलस ऑफ r वेक्टर, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं, तो Q अपान, देखिए r कैप का क्या हो जाएगा, r वेक्टर अपान r, तो r वेक्टर अपान r आएगा, तो यहाँ r स्क्वायर ऑलरेडी है तो r क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, r वेक्टर। ये बात समझ में आ गई होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर है, r कैप की जगह हम क्या रख देंगे, r वेक्टर अपान r, तो r वेक्टर और अपान r आएगा, तो r के साथ r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r क्यूब, ठीक है। अब देखिए और आसान हो गया। अब यहाँ पर r क्यूब का मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। अब पावर यहाँ पर देखिए क्यूब है, तो क्या हो जाएगा ये 3/2, और यहाँ क्या आएगा, r वेक्टर।
आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चलिए यहाँ लिख देते हैं आर वेक्टर को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। वंस अगेन फिर से देखिए, यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही गया था कि आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। वेक्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा 11th का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आर वेक्टर का, तो उसी को हम आर बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो इसको कैसे निकालते हैं, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसका रूट, मतलब हाफ पावर है। अब हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट पॉइंट O। फार्मूला क्या है, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, तो Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आर वेक्टर है तो इसका आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया, और आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन दिखाएंगे, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन। अब देखिए आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपान आर, आर वेक्टर अपान आर। यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर अपान उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आर वेक्टर अपान आर जब करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा आर वेक्टर। अब क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और आर वेक्टर की जगह पर क्या लिख दिया, आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया अपान आर क्यूब। तो आर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, तो जब क्यूब करेंगे तो 3/2, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ई वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर। ठीक है, इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू आपका आ जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये सब हम लोग लास्ट ईयर कर चुके हैं वेक्टर में। ठीक है, ई एक्स आई कैप, ई एक्स वेक्टर है तो वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है, ई वाई मैग्नीट्यूड हो गया और वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप। इसी तरह ई जेड और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। इसी तरह से यहाँ पर आर भी था, आर आपका क्या था, एक्स वाई जेड में था, तो एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ई वेक्टर हमारा आ गया ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा, बाकी ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम इधर मिटाते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ई वेक्टर की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे, इस वाली वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, ये इधर ऊपर मिटा दें, मिटा दें तो सही हो जाएगा। चलिए, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा अब ये। तो ई वेक्टर की जगह हम लिख देंगे, वो भी मिट गया। चलिए, क्या फार्मूला बना था याद है, फार्मूला हमारा बना था ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर क्यूब था। आर क्यूब था मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और आर वेक्टर था मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा फार्मूला था। ओके, मिला लीजिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस ई वेक्टर की जगह पर इसको रख देंगे। तो ई वेक्टर की जगह पर क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप
प्लस ई जेड के कैप इक्वल टू, अब देखिए इसको हम तीनों को अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप इसको आई कर लीजिए, आई कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई जे कैप अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस जेड में भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड के कैप अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए जरा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां से हम i के कंपोनेंट को कंपेयर कर रहे हैं। यहां देखिए i का कंपोनेंट क्या है, ex, तो i का कंपोनेंट आएगा बाई कंपेयरिंग, लिख लेंगे ex की वैल्यू क्या आ जाएगी, ex की वैल्यू i का कंपोनेंट मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। सेम इसी तरह से ई वाई की वैल्यू क्या आएगी, ई वाई को कंपेयर करिए तो जे का कंपोनेंट, ई वाई के साथ जे है तो जे का कंपोनेंट क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सेम इसी तरह से ई जेड को कंपेयर कर लीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है। अब यहां से ये तो हमें आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Ex, Ey और Ez की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट आएगा तो यहां आपसे पूछा जाता है जो आपका पॉइंट चार्ज है Q प्लेस्ड एट O, ये किस तरह की सिमिट्री को फॉलो कर रहा है। ये स्फेरिकल सिमिट्री को फॉलो करता है, स्फेरिकली सिमिट्रिक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट पॉइंट O इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक है ये, दैट इज रेडियल फील्ड है। इसका क्या मतलब होता है, उस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। कहने का मतलब अगर आप उस पॉइंट चार्ज से देखेंगे तो हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, कहने का मतलब इट लुक्स द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन सीन फ्रॉम द चार्ज Q। कहने का मतलब हो गया कि x, इफ आप ऐसा भी कह सकते हैं, इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड देन Ex इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड। देखिए क्या ये चीज यहां फॉलो हो रही है। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, अगर यहां पर देखिए अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए तो देखिए सारी चीजें वही आ जाएंगी, Ex इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर पॉइंट चार्ज से अगर आप सेम डिस्टेंस पर जाएंगे तो हर डिस्टेंस पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इसी को बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट O इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसी को आप
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से प्रूफ कर सकते हैं। घुमा के कभी पूछा भी जा सकता है, इसीलिए इसको बताया हमने, क्योंकि आजकल जो सीबीएसई में क्वेश्चन आ रहा है वो घुमा के दे दिया जाता है। स्फेरिकली सिमेट्रिक कब आप जानते कि नहीं जानते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड, इसी को बोलते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ये फार्मूला आ जाएगा आपका, फिर दिखाएंगे। इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड देन ex इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट O इज स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड। ओके, इसको नोट कर लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।